हेलो एवरीवन। तो हम लोग 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। और इसमें चार सीरीज दे रखी है, यहाँ पर चार लाइन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज एंड डी है फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि ये जो एवब चार लाइन, ये जो एबीसीडी में जो दे रखा है, उसमें हमको एनर्जी का असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 1 लेवल हो गया, और ये n इज इक्वल टू 2 लेवल हो गया, और ये थर्ड लेवल हो गया, ये फोर्थ लेवल हो गया, फिफ्थ लेवल हो गया, सिक्स लेवल हो गया, 7 लेवल हो गया एंड 8 लेवल हो गया। यहां तक तो खैर काम में आएगा। तो इसके बाद फिर पार्शियल सीरीज फर्स्ट दे रखा है, तो चलो पहले लिखते हैं यहां पर, जैसे लाइमन बाल्मर, इसके बाद बाल्मर लिख देता हूं यहां पर, लाइमन बाल्मर पार्शियल, ठीक, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट एंड पी फंड। बस उसकी जरूरत तो है नहीं करे यहाँ पर। यहाँ पर तो बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट के बारे में ही पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले एक ही हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं एक ही बात करूं यहाँ पर, तो ए में सबसे पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल सीरीज का मतलब ये 4 से 3 में आ रहा होगा, मतलब किसी भी अपर लेवल से अगर n इक्वल टू 3 पर आएगा तो पार्शियल सीरीज में ही होगा। और पहले लाइन की बात कर रहा है वो, तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, 4 to 3, 4 से 3। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 4 to 3। इसके बाद फिर बी में आ जाओ। इसके बाद बी में कह रहा है कि सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में अपर लेवल से अगर n इक्वल टू 2 पर आएगा तो इट मींस वो बाल्मर सीरीज में ही काउंट होगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 3 to 1 एंड सेकंड इज 4 से 2। तो सेकंड बी में आएगा 4 से 2, 4 से 2। एंड सी में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो सी में है कि थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल सीरीज में अपर लेवल से n इक्वल टू 3 पर आना चाहिए इसको। तो यहाँ पे कह रहा है थर्ड लाइन, मतलब 4 से 3 फर्स्ट, 5 से 3 सेकंड, 6 से 3, 6 से 3 इज थर्ड। एंड अगर मैं डी की बात करूं तो देखो डी में क्या है कि फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का फोर्थ लाइन। तो अपर लेवल से अगर n इक्वल टू 4 पर आएगा तो इट मींस वो तो ब्रैकेट में काउंट होगा। तो यहाँ पर 5 से 4 फर्स्ट, 6 से 4 ये सेकंड, 7 to 4 ये थर्ड एंड 8 to 4 इज फोर्थ। तो 8 to 4, ठीक है। अब यहां पर हमको एनर्जी का असेंडिंग ऑर्डर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर n1 से n2 में एक्साइट करेगा तो n2 से n1 या n1 से n2 के बीच में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसका फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर z तो फिक्स रहेगा सबके लिए, बिकॉज सभी के लिए हमको एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए काम करना है। तो z तो फिक्स है, वो तो 1 हो जाएगा। अब देखो, आप ये चेक करें कि n1 कहाँ पर कम आ रहा है, ठीक है। जहां पर n1 कम आएगा उसकी वो सबसे टॉप पर आएगा, मतलब उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा होगी बी की, तो ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आएगा बी का। इसके बाद फिर नंबर लगेगा 6 to 3 एंड 4 to 3। अब देखो यहाँ पर 3 और 3 है तो सेम है, बट यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप थोड़ा कम है, 4 to 3 है, यहाँ पर 6 to 3 है। तो 6 से 3 में जो गैप होगा वो ज्यादा होगा, एनर्जी का गैप ज्यादा है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो बी के बाद फिर सी के बाद फिर आ जाएगा ए, और ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि यहाँ तो ट्रांजिशन 8 to 4 हो रहा है, मतलब ये तो अगर मैं 8 का स्क्वायर भी करूंगा तो वो नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डेल्टा ही बहुत कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा डी। तो बी सी ए डी, तो बी सी ए डी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, पेयर ऑफ कंपाउंड्स एंड टाइप ऑफ आइसोमर। तो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, आसान सा लग रहा है, देखते हैं हम लोग वन बाय वन। तो यहाँ पर आईपैक नेम दिया गया है, तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसको देखकर। तो सबसे पहला फर्स्ट पेयर है, देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 1 2 3, ये देखो 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। और ब्यूटवनीन, इसके बाद ब्यूटवनीन 1 2 3 एंड 4 ब्यूटवनीन, ये तो फर्स्ट का हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग बी का। तो बी हो जाएगा सिस ब्यूटुइन, सिस ब्यूटुइन। और सिस बनाना है तो मैं ऐसे करूंगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि सेम ग्रुप सेम साइड हमको दिखाई दे वहां पर। इसके बाद है ट्रांस ब्यूटुइन, मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होना चाहिए, ऐसा ही दिखे, तो मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा बना देंगे हम। इसके बाद फिर सी है 2 ब्यूटेनॉल। तो पहले तो ब्यूटेन बना दो और फिर 2 पे ऑल, मतलब ये हो गया। ब्यूटेनॉल के बाद फिर है डाई इथाइल ईथर, इट मींस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा कर देता हूं, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। इसके बाद फिर आएगा डी ब्यूटवनीन, सिंपल ब्यूटवनीन कह रहे हैं। और सेकंड है ब्यूटुइन, मतलब ये। यहां पर मैंने बनाया है सिस और ये ट्रांस, मतलब ये अपने आप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर का ही टाइप होता है। तो बी तो 100% आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो कि इन दोनों में कंपेयर करें तो चैन का ही कुछ फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर चैन का साइज ही डिफरेंट है, देखो यहाँ पर आईपैक अगर नंबरिंग करें तो 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चैन का साइज डिफरेंट, इट मींस चैन आइसोमर हो जाएगा। तो चैन आइसोमर दे रखा है थर्ड में, तो थर्ड। इसके बाद फिर सी में आ जाओ, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका ईथर है। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, इट मींस फंक्शन आइसोमर यहाँ पर फोर्थ में दे रखा है। इसके बाद फिर लास्ट में जो रह गया उसमें तो चैन का साइज यहाँ पर सेम है, और लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन चेंज है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब देखेंगे ए का थर्ड है, ए का थर्ड है और बी का 1 है और सी का 4 है और डी का यहाँ पर सेकंड है। फर्स्ट ऑप्शन सही माना जाएगा, ये सेकंड नहीं, दिस इज 1, यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से एरोमेटिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का। बहुत सारे रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट दिया गया है इसको, तो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर दे रखा है, तो बना देता हूँ फिलहाल में नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। देखो इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो है Br2 और FeBr3 और FeBr3, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या है ना, FeBr3 अगर मैं बात करूंगा तो ये अपने आप में पोलर नेचर का है, और जो Br2 है वो अपने आप में नॉन पोलर नेचर का है। इसका मतलब ये आपका पोलर है, मतलब डाइपोल के जैसा बिहेवियर होगा, और ये Br2 ये आपका नॉन पोलर है। लेकिन ये जो पोलर है, इसके कांटेक्ट में Br2 क्या हो जाएगा, पोलर। मतलब अगर ये आपका डाइपोल बना है तो इसके कांटेक्ट में Br2 जो अभी डाइपोल नहीं है, लेकिन FeBr3 के कांटेक्ट में आने पर वो इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए इंड्यूस डाइपोल बनेगा, और Br के ऊपर जो चार्ज होगा वो तो एक पे प्लस होगा, इसके ऊपर एक पे माइनस होगा, और हम यहाँ पर गर्म भी कर रहे हैं।
और FeBr3 अपने आप में लुईस एसिड भी है भाई, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अब आसानी से Br माइनस को अपनी ओर खींचेगा। तो देखना, तो इसके बाद जो है, इसके बाद ये बना लेगा FeBr4 माइनस और साथ में Br प्लस, साथ में Br प्लस, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, वो नाइट्रोबेंजीन के बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। आपको पता है कि ये तो रिंग डीएक्टिवेटर है और मेटा पर आके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो फिर ये बन जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो होगा अपने आप में -m एज वेल एज -i। रिंग डीएक्टिवेटर है, आने वाला जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पर आएगा। इसके बाद देखते हैं SnHCl, SnHCl मतलब ये RnO2 को रिड्यूस करके RnH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा NH2, RnH2 को, NO2 को RnH2 में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर ये Br। अच्छा, तो जो हो जा रहा है इसको मैं टिक मार्क करूंगा यहाँ पर, ये भी हो गया है, इसके साथ भी हो गया है, ये तो PS7 ही रहेगा, तो ये भी हो गया। इसके बाद है Br2 वाटर। तो Br2 वाटर को जब हम मिक्स करेंगे ब्रोमीन वाटर से, हम कहते हैं इसमें अच्छा खासा Br प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी हमको, और ये जो NH2 है उसका इफेक्ट क्या होता है अपने आप में, +m होता है और साथ में -i रहता है, इज ग्रेटर देन -i। तो सिंपल सी बात है कि ये जो NH2 ग्रुप होगा वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो Br प्लस है इस केस में, वो ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा Br2 एंड वाटर। बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो अपने यहाँ पे कंट्रोल मैनर में नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो देखो NH2, इसके बाद है यहाँ पर ऑर्थो पे Br आ जाएगा, एक ब्रोमीन तो पहले से ही था, एक यहाँ पैरा पर आ जाएगा और एक ऑर्थो पे फिर से आ जाएगा, ठीक, ये वो बन गया। चलिए, तो इसके बाद है NaNO2 और HBr, मतलब NaNO2 HCl का ऐसा फंक्शन है, और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको देखकर ही लग रहा है ये रिएक्शन कौन सी है, डाइजोटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इसके बाद अगर हमने NaNO2 प्लस HBr के साथ इसको ट्रीटमेंट दिया, तो यहां बन जाएगा डाइजोनियम ब्रोमाइड, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इस बार ये बन जाएगा N2 प्लस, इसके बाद है Br माइनस, वापस से यहाँ पर Br आ जाएगा, इधर भी Br आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर भी Br आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर भी Br आ जाएगा। इसके बाद आखिरी रिएक्शन रह गई यहाँ पर कि हमने डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम CuBr और NaBr के साथ जब हम कराएंगे, तो ये इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन कराएंगे हम CuBr, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम NaBr मिलाते हैं इसमें, तो यहां पर मिल जाएगा सबसे लास्ट में, यहां आ जाएगा Br, इसके बाद यहां पर Br पहले से ही था, यहां पर भी Br पहले से ही था, यहां पर भी Br पहले से ही था, यहां पर भी Br पहले से ही था, ठीक है। तो कुल मिला के फाइनली हमारे पास ये है, ठीक है। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अब पूछ रहा है कंसीडर द एबव सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम, तो देखो 1 2 3 4 5, तो काउंट किया तो यहाँ पे 5 ब्रोमीन एटम आ रहे हैं, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। इसके आगे देखो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर, aqueous HCl react with MnO2 to form MnCl2 aqueous Cl2 gas and H2O liquid। ये तो और भी आसान हो गया, रिएक्शन में जो भी बन रहा है सब दे रखा है यहाँ पर, देख लेता हूँ मैं यहाँ पर
कि सबसे पहले MnO2 है, इसका रिएक्शन हमने कराया है एक्वस HCl के साथ, एक्वस HCl के साथ, तो बनेगा MnCl2, क्वेश्चन में ही लिख रखा है MnCl2 एक्वस, ठीक है, प्लस Cl2 गैस प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। इसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 4 Cl है तो मेरे को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और यहाँ पर 4 H हो गए तो यहाँ भी H नहीं है, इधर H है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। Mn 1 हो गया, O यहाँ पर 2 हो गए हैं, ठीक है, 4 H हो गए हैं और 4 यहाँ पे Cl, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कहा गया है कि when 8.7 ग्राम ऑफ MnO2, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसका वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है हमको 8.7 ग्राम, 8.7 ग्राम, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर निकालूंगा इसके मोल, इसके मोल आ जाएंगे 8.7, और इसका जो MnO2 का जो मोलर मास है वो होता है 87, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.1 मोल। फिर आगे कह रहा है कि इस रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ एक्वस HCl, इसका मतलब ये अपने आप में एक्सेस में ही होगा, अगर ये एक्सेस में है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। तो LR से ही देखें क्या बन रहा है यहाँ पर इस साइड, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वेट इन ग्राम ऑफ क्लोरीन, इससे बात करनी है, तो MnO2 से क्या करना है, कितना Cl2 बना, तो 1 मोल से 1 मोल स्टोइकियोमेट्री, तो 0.1 मोल से 0.1 मोल, तो इसके भी जो मोल आ गए वो आ गए यहाँ पर 0.1 मोल, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि वेट निकालो, तो एक काम करिए, हमें वेट निकालना है, तो हो जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाई 71 Cl2 का मोलर मास, तो सॉल्व करने पर आएगा 7.1 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन है, बाई यूजुअल एनालिसिस 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड X गिव 1.79 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, उसमें हमें परसेंटेज फॉस्फोरस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से परसेंटेज जो एलिमेंटल एनालिसिस है उसका क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले थ्योरी समझते हैं इसकी हम लोग। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें फॉस्फोरस अवेलेबल होगा, इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे HNO3, फ्यूमिंग HNO3 मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, जो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा, इसके रिएक्शन कराने के बाद बनता है H3PO4, फॉस्फोरस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा, ये हो गया। इसके बाद H3PO4, इसके बाद H3PO4 का ट्रीटमेंट हम देते हैं Mg2+ के साथ और प्लस NH4+ के साथ, तो यहां पर बन जाता है Mg+2 और NH4+ और PO4 3-, ये बन जाता है माइनस, ये मतलब MgNH4PO4। इसके बाद अगर हम इसको हीट करें, तो हमें मिल जाएगा Mg2P2O7, ये जो बना है इसी का नाम क्या है, यही है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ये जो बना है यहां पर Mg2P2O7, दिस इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका 1 मोल लूं तो इसके 1 मोल में फॉस्फोरस के 2 मोल होंगे, यही मैंने बताया था कि अगर Mg2P2O7 है तो जितना नंबर फॉस्फोरस का होगा वही मोल में भी होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करूंगा मैं, यहां पे इसके निकालूंगा पहले मैं मोल, ठीक है, तो इसके अगर मैं मोल निकालूंगा तो ये मोल हो जाएगा
1.79 ग्राम दे रखा है हमको यहाँ पर। मैग्नीशियम फॉस्फेट का वेट दे रखा है, ठीक है, अपॉन इसका मोलर मास जब आप निकालेंगे तो इतना आता है 222, ये तो उसका मोल आ गया, ठीक है। अब इसका अगर हम डबल करेंगे तो फास्फोरस के मोल हमको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ फास्फोरस, तो वो हो जाएगा 1.79 अपॉन 222 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया, ठीक है। तो फास्फोरस के मोल्स आ गए यहाँ पर। अब निकालेंगे वेट ऑफ फास्फोरस। वेट ऑफ फास्फोरस तो वो हो जाएगा इसके मोल 1.79 अपॉन 222 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज द मोल, एंड मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास फास्फोरस का 31, ये हो गया, ठीक है। अब तुम निकालो यहाँ पर परसेंटेज फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 1.79 अपॉन 222 multiplied by 2 into 31 is the weight of phosphorus upon total weight is 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, multiplied by 100, ये हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करने पर यहां पर आंसर आ जाएगा परसेंटेज फास्फोरस इज 50%, ठीक, ये आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में आते रहते हैं, तो जो इसका बेसिक कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, डेल्टा एच एफ नॉट मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मेथेन दे रखा है यहाँ पर -6, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे रखा है, ठीक है, और डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको दे रखा है यहाँ पर। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज गिवन भाई, हमको चाहिए यहाँ पर, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हमको लग रहा है कि हमें यहाँ पर बॉन्ड हैबर साइकिल ड्रॉ करना चाहिए पहले। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले आप क्या करिए कि CH4 गैस का जो फॉर्मेशन है पहले वो लिखिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस हैं, मतलब आयंस नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो हैं, और वो स्टैंडर्ड सेट में होने चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन अपने यहाँ पे गैसेस इसमें सॉलिड फॉर्म में रहेगा, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं पहले हम लोग, तो सॉलिड मतलब ग्रेफाइट फॉर्म में रहेगा ये। इसके बाद हाइड्रोजन, तो ट्वाइस हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में जो है ना वो गैसेस फॉर्म में ही रहता है। इसके बाद जो है ये बन जाएगा यहां पर CH4 गैस, ठीक है। यहां पर जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो कौन सी होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच, ठीक। इसके बाद एक तरीका और भी है कि मैं CH4 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा मैं इस्तेमाल करूं, यूज करूं। तो उसके लिए कार्बन हो या हाइड्रोजन हो या फिर CH4 हो, तीनों गैसेस फॉर्म में ही होने चाहिए। अच्छा, जब तक गैसेस फॉर्म में नहीं होंगे तब तक हम बॉन्ड एंथैल्पी वाला डेटा यूज नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो पहला मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम इस कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो एंथैल्पी के बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा जो ग्रेफाइट के यहां पे दे रखा है। तो ये बन जाएगा कार्बन गैसेस फॉर्म में, मतलब यहां पर हमने डेल्टा एच सब्लिमेशन सप्लाई किया, जिससे कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट डायरेक्ट कार्बन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पहले से गैसेस फॉर्म में है, तो तुम्हें कुछ नहीं देना, यहां पर सीधा लिख दो यहां पर 0, कुछ नहीं करना आपको। यहां पर 2H2 गैसेस फॉर्म में है और यहां से सीधा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लगाएंगे यहां पे हेस लॉ। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग आप चाहें तो सिंगल स्टेप में चलें, यहां पहुंचेंगे
या फिर मल्टीपल स्टेप में चले तो आप यहां पहुंचेंगे। दोनों ही स्टेप में जो एनर्जी का चेंज है वो सेम रहता है। तो देखो मतलब डेल्टा एच एफ जो एक स्टेप में है वो इन सभी के समेशन के बराबर होगा। तो चेक करें हम लोग यहां पर। तो सबसे पहले डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, हाँ यहां हो जाएगा डेल्टा एच, डेल्टा एच सब्लिमेशन, वो तो केवल इसका रहेगा। बाकी हमको ये, इसको मैं वापस ऐड कर देता हूं, ये तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मुझे इसके सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो ये हो जाएगा प्लस बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, और वो भी यहां पर कितने हैं मोल, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया। ये तो एक पूरा साइड हो गया, माइनस प्रोडक्ट साइड का, मतलब इसका यहां से लेकर यहां तक CH4 का। तो CH4 में 4 CH बॉन्ड है इंटू CH बॉन्ड, ठीक। CH बॉन्ड के लिए तो दे रखा है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। CH बॉन्ड का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, तो डेल्टा एच एफ दे रखा है हमको -x, तो यहां रखेंगे उठा के -x, -x इज इक्वल टू डेल्टा एस सब्लिमेशन दे रखा है यहां पर y, वैसे y हो जाएगा प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का दे रखा है यहां पर z, 2 इंटू z, ये हो गया। इसके बाद माइनस का हमें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड का निकालना है। 4 बॉन्ड रहेंगे जैसे यहां पर, अगर इसको ओपन करें तो आप पहचान लेंगे, ये देखिए ओपन करके देखेंगे तो पहचान सकते हैं आप, 4 CH बॉन्ड है यहाँ पर CH4 में, ठीक है। इसके बाद 4, आपको ये फाइंड आउट करना है, सपोज करो कि ये M है, मान लो कि ये M है, तो M निकालो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। तो एक काम करिए, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो देखते हैं यहाँ पर, तो 4M इज इक्वल टू 2z प्लस y प्लस x, तो कुल मिलाकर m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी 2z प्लस y प्लस x बाई 4। ये आपका आंसर है। जरा मैच कराते हैं हम लोग, यहाँ पर है 2z प्लस y प्लस x बाई 4, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, और इसमें नेमिंग रिएक्शंस में हम जो भी रिजेंट यूज करते हैं वो पूछा गया है। तो H2PDBSO4 जिसे लिंड्रॉयल कैटलिस्ट, और हम इसको रोजरमंड रिएक्शन में यूज करते हैं, सही है। मतलब फर्स्ट का जो है ना सेकंड हो जाएगा, रोजरमंड रिएक्शन में यूज करते हैं हम। इसके बाद बी में ये सारे नेमी रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ये सारी की सारी रिएक्शन एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है आपको। इसके बाद है SnCl2HCl, ये स्टीफन रिएक्शन, मतलब बी का है 4। स्टीफन रिएक्शन में रिडक्शन में यूज करते हैं हम लोग SnCl2HCl का। सी में है CrO2Cl2CH2, ये आपको एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 में जब आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में आपको मिल जाएगा। तो CrO2Cl2CH2 इटार्ड रिएक्शन, मतलब फर्स्ट इटार्ड रिएक्शन कहते हैं इसको, इटार्ड रिएक्शन। और डी है यहाँ पर COHCl, दिस इज गटरमैन कोस, ये भी जो है ना अपने आप में एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। ये भी आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे, आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा। तो ए का सेकंड है, और ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। आगे, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एंड गिवन बाई ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस, तो इन्हें close 1 liter vessel with 1 bar pressure, okay, A gas is allowed to a decomposition
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है, हम देख लेते हैं एक बार कि आफ्टर 100 मिनट द टोटल प्रेशर वाज 1.5 बार, तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट निकालना है यहाँ पर। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए रिएक्शन है ए गैस से बी गैस और प्लस सी गैस, ये है। तो रिएक्टेंट यहां पर ए है, तो t इज इक्वल टू 0 पर जो रिएक्टेंट है वो हमें मालूम होना चाहिए, और t समय के बाद जो रिएक्टेंट बच गया वो हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों पैरामीटर अगर हमें पता है तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो फॉर्मूला है वहां पर हम पुटअप कर सकते हैं। फिर तो चेक करेंगे यहां पर, तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग हमने कर रखी है यहां पर 1 बार के साथ, 1 बार, तो बी और सी तो यहां पर है ही नहीं, तो 0 0 हो जाएंगे। इसके बाद t इज इक्वल टू समय कुछ दे रखा है यहां पर कितने मिनट के बाद, 100 मिनट के बाद कह रहा है, तो 100 मिनट के बाद, तो 100 मिनट के बाद सपोज करिए इसका कुछ तो पी प्रेशर जो है ना कम हो गया यहाँ पर। मतलब सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में अगर इसको क्लोज वेसल में अगर हम करा रहे हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, प्रेशर वेरी करेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल, ठीक है। तो जैसे जैसे ए के मोल कम होंगे वैसे वैसे प्रेशर भी कम होगा, तो क्या होगा 1 माइनस पी। अब ये बचा हुआ है, पी अगर कम होगा तो बचा हुआ क्या होगा 1 माइनस पी। अब जो भी यहाँ पे कम हुआ है वो पूरा बी और सी साइड चला जाएगा, 1 से 1 तो पी से पी, 1 से 1 मोल ए से 1 मोल सी, तो पी से यहां पर भी पी, ठीक है। टोटल प्रेशर मतलब 100 मिनट पर जो टोटल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस पी। 1 माइनस पी मतलब ए का बचा हुआ प्रेशर प्लस बी का बना हुआ और सी का भी बने हुए मोल, मतलब करस्पॉन्डिंग प्रेशर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 प्लस पी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 1.5 बार हो गया, तो एक काम करिए 1 प्लस पी जो टोटल प्रेशर है वो 1.5 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.5 बार, ठीक। ये तो पी आ गया। आगे 0.5 को जब आप यहां पे रखोगे ना तो 100 मिनट पर ए का जो बचा हुआ जो प्रेशर है वो आपको वहां पे मालूम चल जाएगा, दैट इज 0.5, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर। तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A0 बाई 80, A0 बाई 80। तो देखो प्रेशर के टर्म्स में डील कर रहे हैं तो प्रेशर को भी रख देंगे यहां पर कि हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, टी है 100 मिनट, साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। और मिनट में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, हम तो मिनट में रखेंगे। इसके बाद लॉग बेस 10 ए नॉट मतलब प्रेशर करस्पॉन्डिंग प्रेशर ही के साथ हम डील कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर रख देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 1 बार। इसके बाद टी समय के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर, तो वो 1 माइनस पी मतलब 0.5, पी की वैल्यू है यहाँ पर 0.5, यहाँ रखेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करें इसको, अब इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये उधर इधर जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, तो log 2 है ना 0.3 इंटू 2.303, इट मीन्स आपका k हो जाएगा सॉल्व करने पर 0.693 अपॉन 100, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आपको आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज 6.9 इंटू 10⁻³ माइनस करेंगे आप उसमें। आगे बढ़ते हैं।
ओके 59 क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड्स रिएक्शन विद केसीएन। अगर मैं केसीएन को देखूं तो केसीएन मतलब ये के प्लस और सीएन माइनस, मतलब ये एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये है हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके बाद बेंजाइल हैलाइड, इसका मतलब ये सब जो हमको दे रखा है ना, these all are alkyl halide, these all are alkyl halide। ठीक है, these all are alkyl halide। ठीक है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड मतलब शॉर्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आरएक्स से। हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी कि या तो SN1 रिएक्शन होगा या तो SN2 होगा। अब लीविंग ग्रुप यहां पर ये जो Br है, अगर इनके हटने के बाद इंटरमीडिएट जो कार्बोकटायन बनेगा, अगर कार्बोकटायन स्टेबल है तो रिएक्शन SN1 होगा, और अगर स्टेबल नहीं हुआ तो फिर SN2 के साथ होती है रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस, यस, ये जो कार्बोकटायन यहां पे बन रहे हैं वो स्टेबल हैं, वो जबकि आप देख पा रहे हैं इसमें कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बल्कि देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि अगर SN1 रिएक्शन हो रही है तो हम यहां पर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और वैसे भी SN1 रिएक्शन का जो मेन जो रेट है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर ही मैटर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे यहां पर, तो ए का हो जाएगा कार्बोकटायन और नीचे है OH। इसके बाद बी, दूसरा कार्बोकटायन बनाते हैं यहां पर। अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहां पर SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन का रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है। ठीक है, यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। इधर है NO2, और डी जो लास्ट दे रखा है यहां पर, और यहां पर NO2। चलो देखते हैं, यहां पर OH इस कार्बोकटायन ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पर है, तो पैरा पर तो उसका प्लस एम काम करेगा, तो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो हम तो प्लस एम से निकालेंगे यहां पर। यहां देखा जाए तो इस NH2 ग्रुप का प्लस एम लग रहा है ग्रेटर देन माइनस आई। अगर मैं NO2 देखूं तो NO2 का यहां पर माइनस एम इफेक्ट लगेगा, और ये जो NO2 है वो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में मेटा पर है। मेटा पर मेसोमेरिक काम नहीं करता, मेटा पर इंडक्टिव काम करेगा इसका ओनली माइनस आई। तो आपको पता है कि प्लस एम प्लस आई इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो प्लस एम यहां पर भी लग रहा है, प्लस एम यहां पर भी लग रहा है। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से प्लस एम किसका ज्यादा होता है, तो दोनों में से प्लस एम इसका ज्यादा होगा, तो पहले बी आ जाएगा। अच्छा, बी के बाद फिर अब आ जाएगा ए, इसके बाद माइनस एम और माइनस आई डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, बट माइनस एम जो इफेक्ट है वो पावरफुल है, तो वो तो स्टेबिलिटी बहुत कम कर देगा। तो अब कौन आएगा, डी। डी के बाद अब कौन आ जाएगा, सी। तो फाइनली ये आंसर है इसका BADC, BADC। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही माना जाएगा यहां पर। तो SN1 रिएक्शन पे बेस एक आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 है कि द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स
और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई Al एंड सबसे ज्यादा है, फिर इससे कम Mg का, फिर Mg+2 एंड Al+3। तो सही बात है, अगर किसी न्यूट्रल स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो पहले तो न्यूट्रल वालों का ही नंबर लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, पहले तो Al और Mg है, तो पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में आपका पहले तो Mg आएगा, इसके बाद फिर Al आएगा, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, तो इन दोनों में से मैग्नीशियम का रेडियस ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर Al का दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग हो गया, ठीक है, लिखते हैं इसको, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करना है। तो आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होता है, तो सबसे पहले नंबर पे ही है, सही है। देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पर 17 ग्रुप में पहले आपका फ्लोरीन आएगा, इसके बाद फिर Cl आएगा, इसके बाद फिर ब्रोमीन आएगा, इसके बाद इसके पीछे अगर देखा जाए तो पहले ऑक्सीजन है, इसके बाद फिर सल्फर और फिर ये, ठीक है। और आपको पता है कि ये तो सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का। एज वी ऑल नो 2p और 3p में एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी जो है वो 3p ग्रुप का ज्यादा होता है 2p से, ये। तो इन दोनों में से पहले क्लोरीन ही आएगा। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलें, लेफ्ट टू राइट चलें, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है वो क्या है, बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो अब देखें ओवरऑल, तो सबसे पहले तो Cl ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, Cl, इसके बाद पहले तो उसके नंबर लगेगा तो फिर Br आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम इसकी बात करेंगे O और S की। O और S के बारे में पूछा गया है, वापस से वही बात है, सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। 2p 3p, पहले 3p वाला जो एलिमेंट है वो आएगा, तो पहले S आ जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पर O। तो Cl Br S एंड O, मतलब ये सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड यहाँ पे ट्रू है, सेकंड ऑप्शन सही माना जाएगा। एक पीरियोडिक टेबल का एक आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है कि द करेक्ट स्टेटमेंट आर। देखो 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट बायोमोलिक्यूल से ले रखे हैं। तो बायोमोलिक्यूल के भी कई सारे पार्ट हैं वहां पर। एक तो बायोमोलिक्यूल यहाँ पर पढ़ना है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और सेकंड जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन आपको पढ़ना है, और थर्ड है विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर जो ए है वो तो एंजाइम से लिया गया है। तो क्या कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज लोअर देन दैट ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो स्टेटमेंट है सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये स्टेटमेंट नंबर ए के लिए है। आप बायोमोलिक्यूल का जो एनसीईआरटी है आप चैप्टर ओपन करेंगे तो 14.3.1 टॉपिक में आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि द एक्टिवेशन ऑफ केमिकल कैटालिस्ट एंजाइम आर सेट टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सही बात है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी घटाएगा तो रिएक्शन यहां पर फास्ट हो जाएगा। आगे फॉर एग्जांपल है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 while the activation energy is only 2.15 किलोजूल when the hydrolyzed by the enzyme। मतलब एंजाइम की प्रेजेंस में जब आप कराएंगे तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट यहां पर कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्शन मतलब फास्ट हो रही है यहां पर, ठीक है। तो मैं आपने इसको पढ़ा होगा, फिर वापस से क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंजाइम कैटालिस्ट हाइड्रोलिसिस फॉर सुक्रोज इज लोअर देन दैट ऑफ द इन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट आपको सही माना जाएगा, ठीक है। एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर कम यूज करेंगे, कम होती है एनर्जी
मतलब रिएक्शन यहाँ पर एंजाइम की प्रेजेंस में फास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखो बी में, देखिए एक तो ये हो गया, ये तो मैंने बताया कहां से लिया गया है। अब बात करेंगे बी की। ड्यूरिंग डिनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन ए डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। सही बात है। देखो प्रोटीन कैसा भी हो, सबसे पहले प्राइमरी ही होता है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो प्रोटीन ही खत्म हो गया। तो अभी 4 टाइप के प्रोटीन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वार्टिनरी है। तो क्वार्टिनरी हो या टर्सरी हो या फिर सेकेंडरी हो, टूटने के बाद ये सब जो है ना प्राइमरी में ही आते हैं। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ना वो एनसीईआरटी से पूरा कॉपी पेस्ट किया है। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक नंबर 14.2.4 अगर आप देखेंगे ना तो ये लिखा है ड्यूरिंग डिनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। सीधा कॉपी उठा के पेस्ट किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। सी, न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4। मतलब C1 C4 के बीच में एक O होना चाहिए, ईथर के जैसा जो लिंकेज होता है। चेक करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर देखें इसका, तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड मतलब बी। इसको देखिए, बी को, इसको देखिए, क्या यहाँ पर 1 एंड 4 में आपको कुछ O का कुछ लिंकेज आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? जी नहीं, है ना। तो ये तो नहीं होने वाला, मतलब इसमें कोई भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है। तो ये सही है तो भी गलत हो गया, ये नहीं है। इसके बाद डी है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। नहीं, फोल्डिंग तो होती है बट उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत माना जाएगा। तो ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी पे ही मेन फोकस होना चाहिए। आगे है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइलेज। तो भैया यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा तो वो वीकर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर वीकर, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग स्टेबल एनायन, स्टेबल एनायन वीकर न्यूक्लियोफाइल। यही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो सिंपल सी बात है, हम एनायन का स्टेबिलिटी चेक कर लें। अगर हम एनायन का स्टेबिलिटी चेक करें और उसका उल्टा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो मतलब जो एनायन स्टेबल निकलेगा वो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होने वाला है यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर PHO माइनस है और OH माइनस है, CH3O माइनस है और ClO4 माइनस है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ClO4 माइनस की बात करेंगे। दिस इज परक्लोरेट आयन, दिस इज परक्लोरेट आयन। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर Cl डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। ठीक है, एक तो ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। इसके टोटल 4 RS बनेंगे, 4 इक्वल होंगे। देखते हैं यहाँ पर चारों बनाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड Cl, इस बार मैं O माइनस को यहाँ ले गया, डबल बॉन्ड O। इसके बाद देखो आगे इसका एक और तो इस बार यहाँ ले जाएंगे हम लोग O माइनस Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसके बाद देखो, इसके बाद माइनस यहाँ आ चुका है, नीचे बस रह गया। तो देखो O डबल बॉन्ड Cl
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये इधर एक रह गया, माइनस माइनस और माइनस इधर और इधर। टोटल टोटल 4 इक्वल हैं, इक्वल आर एस, इक्वल आर एस, ठीक है। इक्वल आर एस का मतलब होता है कि पहली बात तो ये सब एक जैसे हैं, और टोटल 4 इक्वल आर एस। इक्वल आर एस का मतलब ये है कि सारे एक जैसे हैं और सभी का एनर्जी यहां पर सेम है। चारों आर एस का जो एनर्जी है वो सेम होगा। एनर्जी का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। तो इक्वल आर एस अगर कोई भी कंपाउंड रखता है तो उसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होती है, अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। चलो, इसके तो 4 इक्वल आर एस हैं। और देखिए, हाँ यहां पर एक और रह गया है अभी, इसके भी इक्वल आर एस आ रहे हैं। यहां देखते हैं हम लोग, ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ठीक है, एसिटेटाइन बोलते हैं इसको। तो निगेटिव सिग्मा पाई मतलब ये यहां शिफ्ट होगा तो फिर ये यहां आ जाएगा। इसके जो दो आर एस बनेंगे वो भी अपने आप में इक्वल होंगे, एक जैसे ही देखने में। यहां पर भी 2 इक्वल आर एस बनेंगे, ठीक। तो इक्वल आर एस में ये 4 है और ये 2। स्टेबिलिटी वाइज तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, ये तो आ गया। अब यहां पर एक PSCHO, तो PSCHO मतलब ये, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, PHO माइनस। अच्छा, जब आप इसके आरएस निकालेंगे ना तो टोटल 5 अनइक्वल आरएस आते हैं। अनइक्वल मतलब सब अलग अलग होते हैं, एनर्जी सबकी भी अलग अलग होती है। 5 अनइक्वल आरएस, ठीक है। 5 अनइक्वल आरएस, 2 इक्वल आरएस और 4 इक्वल आरएस। एक आखिरी में रह गया OH माइनस। और भैया OH माइनस में कुछ नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस, किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करूं तो सबसे पहले तो इक्वल आरएस वाले आएंगे। तो इक्वल आरएस वाले में से ClO4 माइनस पहले आएगा, फिर इक्वल आरएस में से ये आ जाएगा एसीटेट आयन CH3CO माइनस। इसके बाद फिर अनइक्वल वाला जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, जिसे अपन PHO माइनस भी लिख रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन, एंड लास्ट में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ये इसका उल्टा करना है, क्योंकि अगर एनायन स्टेबल होगा तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर लिखें। कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो सिंपल सी बात है, OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसके बाद फिर PHO माइनस उसे थोड़ा सा कम अच्छा है, CH3CO माइनस थर्ड नंबर पे आएगा। तो सबसे वीक कौन है, ClO4 माइनस, ठीक है। चेक करते हैं कौन सा है, OH माइनस, PHO माइनस, CH3CO माइनस और ClO4 माइनस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही यही होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को दे। अब अगर इलेक्ट्रॉन पहले, अगर नेगेटिव चार्ज उस स्पीशीज पर पहले से स्टेबल है तो फिर वो दूसरे को आसानी से नहीं दे पाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं पहले हम लोग। ये जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया है और टॉपिक का नाम है इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब CFSE ऑफ CrH2O का होल 6 + 2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ
MnH2O का होल 6 2 प्लस। ठीक है, तो पहले एक बार हमें निकाल के चेक करना पड़ेगा कि जो CFSE है वो क्या है, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ पे CrH2O का होल 6, CrH2O का होल 6 प्लस 2। सबसे पहली बात तो ये है वीक फील्ड लाइगेंड, दिस इज वीक फील्ड लाइगेंड, और 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पर, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फाइनली इसका ऑर्गन और 3d4 एंड 4s0, ये हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पर, ऑक्टाहाइड्रल है, तो स्प्लिट होने के बाद d ऑर्बिटल पूरा स्प्लिट होने के बाद Eg ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं तो 2 हैं, और T2G वो है 3। वो ये, ठीक है, ये तो उसका मीन लेवल है। मीन लेवल से ये ऊपर जाता है, प्लस का 355 डेल्टा O, और ये नीचे आता है माइनस का 2/5 डेल्टा O। ये हो गया। ठीक है, सिमिलर मैं यहां पर भी लिखता हूं MnH2O का होल 6 MnH2O का होल 6 प्लस 2 तो H2O अपने आप में वीक फील्ड लाइगेंड है, और कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन और 3d5 एंड 4s0। इसके बाद d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, ऊपर Eg एंड नीचे T2G, वो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये मीन लेवल है, से ऊपर जाता है प्लस का 355 डेल्टा O, और नीचे आएगा माइनस का 2/5 डेल्टा O। तो CFSE निकालेंगे अब। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन डी में हमें वो फिल करना है, और इस बार इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो नहीं होनी है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, 3 और एक 4 इधर, ये हो गया। 5 यहाँ पर भरने, पेयरिंग होनी नहीं है यहाँ पर, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, डी में 5 है, हमने 5 यहाँ पे फिल किए, पेयरिंग नहीं करी हमने। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आप CFSE निकालो, तो CFSE कैसे निकालेंगे आप, तो वो हो जाएगा माइनस का 2/5 डेल्टा O, ठीक, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G, दिस इज T2G एंड दिस इज Eg, तो वो है यहाँ पर 3 प्लस 3/5 इंटू डेल्टा O और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल, मतलब 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/5 डेल्टा O प्लस ये हो जाएगा 3/5 इंटू डेल्टा O। ठीक है, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा माइनस का 3/5 मतलब 0.6 माइनस का 0.6 डेल्टा O निगेटिव में है। ठीक है, यहाँ देखें इसका जो CFSE हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2/5 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, इसके बाद है प्लस 3/5 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Eg ऑर्बिटल मतलब 2, ये हो गया।
तो ये हो जाएगा -6/5 डेल्टा ओ, ये प्लस का 6/5 डेल्टा ओ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब CFAC इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ये स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, ये सही है। आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 की पोटेशियम फेरीसाइनाइड हैज ए ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन दैट ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। ओके, चेक करते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद जो है वो हो जाएगा, सबसे पहले पोटेशियम फेरीसाइनाइड, तो ये हो जाएगा K3 FeCN का होल 6, CN का होल 6। ठीक है, तो यहां पर Fe के ऊपर जो चार्ज है वो 3 है, तो Fe3+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, तो वो आ जाएगा यहाँ पर ऑर्गन, और यहाँ पर सिंपल आप लोकेशन वाइज लिख लो पहले, वो जाएगा 3D और 4S, तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 3D5 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3D में 1 2 3 4 and 5 and this is 4S and so on, तो यहाँ पर 5 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। फिर अभी इसके बाद कह रहा है कि सोडियम फेरोसाइनाइड मतलब Na4 FeCN का होल 6, तो ये हो जाएगा +2, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन सेंट्रल मेटल आयन का, तो ये हो जाएगा Fe+2 मतलब 3D6 और 4S 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 and 5 and 4S, और फिर आगे तो ये 3D है, ये 4S है, फिर 4P आएगा, फिर 4D आएगा। सिमिलर ये 3D है, ये 4S है, फिर आगे आएगा 4P and 4D, तो 3D6 मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। एज वी ऑल नो, ये जो CN है यहाँ पर, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है उसको पेयर कराते हैं। ये भी क्या है यहाँ पर SFL, तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये पूरा भर गया, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां आ जाएंगे दोनों, तो ये इधर आ गया। ठीक है, और ये फाइनली जो है ना यहां आ जाएगा, ये फाइनली इधर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर आप इसको देखो पेयरिंग कराने के बाद अगर आप इसे देखोगे तो 1 2 3 4 5, देखो ये तो पूरा भर गया। ठीक है, ये दोनों यहां जाएंगे तो ये पूरा भर गया, एक रह गया वो ये है। लेकिन अगर आप यहां देखो, यहां भी पेयरिंग होगी, तो यहां पे ये इधर जाएगा और ये दोनों के यहां आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा इसके बाद पेयरिंग करने के बाद, 1 2 3 4 and 5, तो 1 2 पेयरिंग करने के बाद ये भी पेयर अप हो गया, ये भी पेयर अप हो गया। ठीक है, ये दोनों पूरे खाली हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन हम यही से निकालते हैं हम लोग। खैर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर स्पिन बुल्ली मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो है कि नहीं है, तो यहाँ पर तो जो म्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर नॉन जीरो, बिकॉज यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जबकि यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो K3 FeCN6 का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेशियम फेरीसाइनाइड हैज ग्रेटर स्पिन मोमेंट देन सोडियम फेरोसाइनाइड। सही है, तो इस टाइप से यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही माना जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH CO C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड N। वैसे तो एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है, NCERT का सीधा पूछा गया है ना, ऐसे मतलब NCERT में बहुत सारे डेटा दे रखे होते हैं, उनसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें कार्बन तो सभी में कॉमन है, यहाँ पर वेरी कर रहा है HOO और ये N, यहाँ तो N हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ऑब्वियसली वो कम होगी।
फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल डबल में डबल की बॉन्ड लेंथ कम है, सिंगल की ज्यादा है, और H हाइड्रोजन छोटा सा आइटम है, तो बनने वाली यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बहुत छोटी होने वाली है ना। तो सबसे पीछे तो ए आ जाएगा, सबसे पीछे वो जो है ना वो ए आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम चेक करें यहाँ पर तो पहले ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ काफी कम होती है, ठीक है, तो फिर डी आ जाएगा। अब ये दोनों बच गए यहाँ पर, डबल सिंगल, डबल सिंगल में डबल की बॉन्ड लेंथ कम होगी डबल बॉन्ड की, तो पहले सी आ जाएगा, और सी के बाद जो है ना फिर सी ओ मतलब बी, ठीक है। ये तो ए डी सी बी ऑप्शन नंबर सेकंड सही माना जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज हैं यहाँ पर। देखिए सी एच का है यहाँ पर 107 पिकोमीटर, और सी एन का है 116 पिकोमीटर, और सी ओ और 143 पिकोमीटर, और एक लास्ट है सी डबल बॉन्ड ओ, तो वो है 121 पिकोमीटर। ये तो ऐसे आप अरेंज करेंगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो आगे गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड्स, तो चलो देखो ए दे रखा है यहाँ पर, ए ऑप्शन है कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, तो देखो कुछ ऐसा होगा 1 2 3 नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक। आगे आ जाओ, इसके बाद बी में देखो, बी में कह रहा है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये लो। इसके बाद सी में आ जाओ, सी में है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब पहले आप लिखें ब्यूटाइल 1 2 3 एंड 4, और ये सेकेंडरी कार्बन है तो यहाँ पे कर दो Cl। इसके बाद डी में कह रहा है कि नियोपेंटाइल, तो नियोपेंटेन तो ये हो गया, और इससे नियोपेंटाइल क्लोराइड हो गया। ये देखो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसमें तो कोई सेंटर कायरल है नहीं, हटा दो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है देखो ये वाला, ये देखो दिस इज कायरल। अगर कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो परसेंटेज कार्बन आपको निकालना है, तो कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इंटू 12 इंटू पूरे का 48 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे हम लोग जरा जल्दी से, क्या आएगा। तो सॉल्व करने पर ये आता है 92.5 इंटू 100, ठीक है। तो बस सॉल्व करने पर 52 अप्रॉक्स आंसर आता है इसका। आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन है कि Mn2O7 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर। तो भैया सबसे पहले तो Mn2O7 का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इसके बाद जो पूछा जाएगा देखा जाएगा। फिर Mn2O7 देखिए, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक O और O ब्रिज का बॉन्ड, फिर Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये चेक करते हैं जरा इसको हम लोग। पहला कह रहा है कि Mn फॉर्म्स द ऑक्साइड Mn2O7 इन विच
Mn is in its highest oxidation state, सही बात है, आप यहीं से निकाल लो तो ये हो जाएगा यहाँ से +7, तो हाईएस्ट में है, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। बी देखो, ऑक्सीजन स्टेबलाइज द Mn इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद Mn, सही है, ठीक है। तो इसके बाद सी कह रहा है कि Mn2O7 इज एन आयनिक ऑक्साइड, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये तो कोवलेंट है, आयनिक तो है ही नहीं ये, ठीक है। अच्छा ये भी बी जो स्टेटमेंट है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है ये सब, आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो स्टेटमेंट है ना, ये पता भी होना चाहिए, और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाते हैं, ये सब आपको डी ब्लॉक में मिल जाएगा। इसके बाद डी, द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7 कंसिस्ट ऑफ वन ब्रिज ऑक्सीजन, तो एक ब्रिज है देखो MnOMn, तो ये सही है, तो उसमें सही है ABD, सेकंड ऑप्शन सही माना जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं सारे स्टेटमेंट। आगे देखो, फॉर ए क्लोज सर्किट डेनियल सेल और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज द एक्यूरेट वन एट ए गिवन टेम्परेचर, तो यहां पर तो E0 सेल वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि जो E0 सेल है ना वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, आप कितना भी टाइम वेरी कराएं इस E0 सेल जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, कितना भी टाइम आप वेरी कराएं बट E0 सेल क्या होगा, कांस्टेंट, डिपेंड ही नहीं करेगा वो। तो आगे स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि कंपाउंड X shown बिलो, इसकी बात कर रहा है, dissolve in a NaCO3 solution and has 2 chiral carbon atom, तो पहले मैं काम करूंगा, इसको जरा बना लेता हूं, Br डबल बॉन्ड O और C डबल OH, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करें क्या इसमें 2 कायरल सेंटर हैं क्या, तो देखो एक कायरल सेंटर तो ये है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं और sp3 हाइब्रिडाइज है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन यहां पर है, और एक यहां से एक ग्रुप, और एक यहां से पूरा ग्रुप, तो डिफरेंट है चारों, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अगर आप देखेंगे तो एक ये पूरा ग्रुप हो गया, एक H हो गया, एक यहां से और एक यहां से, ये सब डिफरेंट है, तो कुल मिलाकर यहां पर तो 2 कायरल सेंटर हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर एसिड जो हमने बनाया है क्या ये सही में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व हो जाएगा, चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए हम रिएक्शन कराएंगे, एक एसिड है, दिस इज एसिड 1 इज रिएक्टेड विद एसिड 2 के सॉल्ट से, तो क्या बनेगा, तो एसिड 1 का सॉल्ट बन जाएगा Br डबल बॉन्ड O और COO माइनस Na प्लस, ये प्लस H2CO3, ठीक है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड 1, एसिड 2 का सॉल्ट, एसिड 1 का सॉल्ट प्लस एसिड 2, तो अब ये एसिड 1 है, एसिड 1 और ये एसिड 2 है, तो ये रिएक्शन तभी फीजिबल हो पाएगी जब एसिड 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड 2 से ज्यादा हो,
मतलब रिएक्शन वीक एसिड की ओर जाए, मतलब एसिड नंबर 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ के वैल्यू एसिड 2 से ज्यादा हो, तो वह है, बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक है और ये आपका कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो ये सही बात है। मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है वो NaCO3 में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब ये जो एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको देगा। सही, आगे आ जाओ। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि कंपाउंड वाई शोन बिलो हैज 2 कार्बन विद sp3, 2 कार्बन sp2 के हैं, sp3 के हैं, 1 कार्बन विद sp2 है और 1 कार्बन अपने आप में sp हाइब्रिडाइजेशन वाला है। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2। तो ये कार्बन, नीचे कार्बन, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। तो सिंपल सी बात है, ये तो sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये आपका इधर sp2 होगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर तो sp हो जाएगा, एक सिग्मा जीरो लोन पेयर। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बन sp3 वाले हैं, सही है, 1 कार्बन sp2 वाला है, सही है, 1 कार्बन sp वाला है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 1 and 2 आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था एक। तो अब देखो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 में कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर in terms of bond dissociation enthalpy is Cl2 Br2 F2 and I2। तो ये ऑर्डर तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट वो थर्ड नंबर पे आ गया ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। तो ये जो ऑर्डर लिखा है वो सही है। सेकंड देखो, द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर, अच्छा मतलब ये चीज पोलराइजेशन के साथ अगर हम लिंक करें तो जो कैटायनिक जो चार्ज है, अगर कैटायनिक चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर इंक्रीज होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आपको देखना है, तो कुल मिलाकर कैटायनिक चार्ज ज्यादा होना चाहिए, कैटायनिक चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो SnCl4 SnCl2 में यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +2 है, तो ये तो सही है ऑर्डर। यहाँ देखो PbCl4 +4 +2, ये भी सही है। यहाँ देखो +4 और +6, तो इसमें उल्टा होना चाहिए, तो फिर ये पूरा स्टेटमेंट जो है ना गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, तो इसमें से स्टेटमेंट नंबर 2 में ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही है, ये गलत है। ठीक है, UF6 की ओर होना चाहिए। ठीक है, UF6 का कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर ज्यादा होगा, बिकॉज यहां पर कैटायनिक चार्ज ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, बट सेकंड इज फॉल्स। तो फर्स्ट 70 कह रहा है कि ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट and K2Cl27 in equal amount along with concentrated H2SO4 in a test tube, a gas is evolved. Formula of the gas evolve and oxidation state, मतलब जो गैस यहाँ पे निकल रही है उसका फॉर्मूला और सेंटर एटम पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 21 जनवरी शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन था 75 क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से क्वेश्चन वो भी आया था, ये भी आया है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन जो है ना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो है CrO2Cl2, डीप रेड वेपर्स, डीप रेड वेपर्स।
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पूछा गया है, और यहाँ पर CrO2Cl2 गैस रिलीज होगी, दैट इज डीप रेड वेपर्स। तो ये तो पता लग गया हमको। और इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है क्रोमियम, तो यहाँ पर अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो हो जाएगा +6। ठीक है, तो CrO2Cl2 एंड +6 मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71, द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2X आर दे रखा है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली। तो देखने से लग रहा है कि जो K1 का वैल्यू है वो काफ़ी कम है, K2 को तो और भी कम है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 माइनस इन 0.1 मोलर H2X सोल्यूशन इज। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है। तो हमारे पास जो एसिड यहाँ पे दे रखा है दैट इज H2X। तो स्टेप बाय स्टेप इसको डिसोसिएट करवाएंगे हम लोग। वैसे भी K की वैल्यू काफी कम है, इसको देखकर ही लग रहा है कि वीक एसिड है। तो स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएट करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये टूटेगा H+ में, इसके बाद फिर ये HX- में। अच्छा, आगे तो T = 0 पर अगर हम देखें यहाँ पर तो x मान लो कुछ, तो या फिर पहले तो आप 0.1 ही मान के चलें इस चीज को, वो तो दे रखा है यहाँ पर 0.1। ठीक है, और ये 0 ये 0 0.1। ठीक है, अब देखो T = T इक्विलिब्रियम पर देखिए 0.1 समथिंग x यहाँ से खत्म हुआ, इसके बाद फिर ये x बन गया, इसके बाद यहाँ से ये x बन गया। ठीक, इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड स्टेप की। पहला स्टेप अब सेकंड स्टेप आएगा, वो है कि HX माइनस से दूसरा H+ निकल जाएगा। तो ये H+ और प्लस यहाँ पर X2 माइनस। ठीक है, X2 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा H+ प्लस X2 माइनस। ठीक है, तो वापस से T = 0, T = T इक्विलिब्रियम पर X2 माइनस जो बना था वो अब सेकेंड स्टेप में T = 0 पर इनिशियल अमाउंट तेरे काम करने वाला है। ठीक है, तो X उठा के मैं यहां लिख दूंगा, तो ये X हो गया। इसके बाद फिर ये 0 और ये 0, तो कुछ हुआ नहीं अभी। T = T इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो आप मान लो कि X में से Y निकल गया। ठीक है, X में से Y निकल गया, तो फिर ये Y बना, तो फिर ये Y बना। अब इक्विलिब्रियम पे जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है, नेट जो अमाउंट है वो क्या हुआ देखते हैं जरा। तो पूरे वेसल में H+ कमिंग फ्रॉम H2X एंड H+ इज कमिंग फ्रॉम HS-, दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो वो आया यहाँ से X और वो यहाँ से आ रहा है Y। टोटल कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे X + Y? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ X + Y, और यहाँ भी हो जाएगा X + Y, X + Y। ठीक, आगे इसके बाद X2 माइनस तो केवल यहां पर है तो वही रहेगा। इसके बाद HX माइनस यहां है और यहां पर भी है, तो फाइनली जो HX माइनस है वो X - Y बच गया है। तो X - Y यहां पर, तो X - Y यहां पर भी हमको इक्विलिब्रियम पर लेना पड़ेगा, तो वो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद K1 K2 का वैल्यू हमको दे रखा है, अप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं K1, तो वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा X + Y इंटू X - Y
इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 0.1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखो सेकंड का, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो अगर आप देखें तो k1 तो ऑलरेडी कम है, तो k2 तो k1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड स्टेप है ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं है। मतलब ये जो y एस प्लस एक्स माइनस जो हमको यहां से मिल रहा है वो बहुत 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 कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेप ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं है। इट मीन्स पहले स्टेप से निकलने वाला जो x है, मतलब पहले स्टेप से मिलने वाला जो x था यहां पर, वो y के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। तो लिखेंगे यहां पर कि जो x रहेगा, जो x रहेगा वो बहुत 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 ज्यादा है y से। ठीक है, तो मैं अब इसी को अप्लाई करूंगा यहां पर कि x की वैल्यू काफी ज्यादा है y के रिस्पेक्ट में, तो हम y को x के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये लो 0 हो गया, और ये भी लो, ये भी 0 हो गया। तो लो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स। तो x x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया y, y। अच्छा y क्या है? y है x2 माइनस। ठीक है, अभी क्या है ना कि x2 माइनस के बारे में हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, साफ साफ कह रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 माइनस, मतलब y हमको चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा x2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 13, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो चाहिए 10 की पावर माइनस 15 के ऑर्डर में। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ये लो, ये 10 की पावर माइनस 13 ही होता है। तो नाउ आंसर इज 100। ठीक, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है और सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्वेश्चन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल इन 12 एटीएम एट 300 केल्विन, द स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम। ओके, ठीक है, तो यहां पर आइसोटोनिक विद द लिविंग सेल एंड दिस टेम्परेचर इज, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। मतलब सॉल्यूट जो है वो सोडियम क्लोराइड की यहां पर बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। पाई का जो फॉर्मूला होगा, पाई का वो जो फॉर्मूला होगा वो जाएगा आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ये हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बिकॉज सॉल्यूट हमारा NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने आयन देगा वही आई की वैल्यू होने वाली है यहाँ पर। तो पाई हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू सी, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमको, निकाल लेते हैं पहले इसको, इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पर 0.08 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर दे रखा है हमको यहाँ पे 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक, और पाई यहाँ पर दे रखा है इज इक्वल टू पाई, पाई है यहाँ पर 12 एटीएम, 12 एटीएम। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो पहले इसको मैंने सॉल्व किया इधर, तो ये इधर कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सी। ठीक है, 2 इंटू सी इंटू 24 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये 2 टाइम चला गया, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/4, 1/4, दिस इज मोल पर लीटर, ये आ गया। बट हमसे ये कह रहा है
कि कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, लेकिन आपको चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो चलो, तो स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर में, तो मोल को आप वेट में कन्वर्ट करिए, मतलब मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास NaCl का। तो देखते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा 1/4 इज द मोल मल्टीप्लाइड बाई NaCl का मोलर मास, तो वो हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1, इसके बाद फिर 4.6 के आसपास। ठीक है ना, तो 14.6 का जो नियरेस्ट इंटीजर है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15, तो आंसर इज 15। आसान क्वेश्चन था ये। आगे 73, ए सब्सटेंस X dissolved in 150 gram of solvent lead to an elevation of boiling point by 0.5 Kelvin. The relative lowering in vapor pressure. ओके, यहाँ पर दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ली गई हैं। एक तो है आपका यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक तो आपको इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, और हमसे पूछा गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब RLVP शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम यूज करेंगे यहां पर डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो डेल्टा TB यहां पर दे रखा है 0.5 मैं यहां पे रखूंगा, 0.5 इज इक्वल टू, इसके बाद है I, तो यहां पे कहा गया कि assume the solution to be diluted and no association and dissociation of X take place in the solution। इसका मतलब जो X है वो अपने आप पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, तो KB कितना दिया है देखते हैं जरा, KB दे रखा है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इंटू मोलैलिटी, तो मोल आप निकालो यहां से, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे दे रखा है 150 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट Y, 150 ग्राम। ठीक है, दिस इज 150 ग्राम, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, 10 इधर आ गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो अब मैं सॉल्व करूंगा, तो फिलहाल तो मैं यहां से मोल निकाल लेता हूं, तो मोल हो जाएगा 150, यहां जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, अपॉन 1, एक से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया यहाँ पर 15/1000। ठीक, इस मोल का हमको आगे यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो RLVP का फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, तो साफ साफ इन्होंने कह रखा है कि एज्यूम द सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूटेड, तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट वहां पर ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है, मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है वो कम है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट को मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकता हूं यहाँ पर, तो कैलकुलेशन तो और आसान हो गई यहाँ पर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाला है यहाँ पर वही ये 15/1000, तो देखो 15/1000 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का तो यही हो जाएगा 150 ग्राम अपॉन 300, ये ठीक है। तो ये इधर कैंसिल आउट हो गया और 2 टाइम्स चला गया ये। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 15/1000 इंटू ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया 30/1000, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 0.03, ये मतलब 3 × 10⁻² आना चाहिए, सही है, मतलब 3 × 10⁻², ये तो रिलेटिव टर्म में तो कोई यूनिट तो इसका होगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक। आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन सारे आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी जा रहे हैं। 74 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेटल आयन अमंग द CO+2, Na+2 और Fe+2 और V+3 एंड Ti+2। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है कि हैव ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू मोर देन 3, ठीक है। तो आपको वो आयन यहाँ पे काउंट करना है जिसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज्यादा हो। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले CO+2 और कह रहा है कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। एक तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऊपर से हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हाई स्पिन बनेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखेंगे। पहले CO+2, तो CO+2 हो जाएगा 4s0 में खाली आखिरी के जो वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखूंगा, तो 4s0 और है 3d यहाँ पर 7, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद ठीक है, इतना काम करना पड़ेगा सभी के लिए। इसके बाद है Na+2, तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d8, ये हो जाएगा। इसके बाद Fe+2, इसके बाद है Fe+2, तो इसका हो जाएगा 4s0 और 3d6, इसके बाद V+3, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d, एक यहाँ से भी जाएगा 3d2, एक और टाइटेनियम +2, तो ये हो जाएगा 4s0 3d2। ये देखो, तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले 7 इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग तो होनी नहीं, यहाँ पर हाई स्पिन बोल रखा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n की वैल्यू है यहाँ पर 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3। इसी से हम निकालेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर तो n की वैल्यू है वो जाएगी 1 2 3 एंड 4, वो 4 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर है 1 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी टोटल 2, ठीक है। यहाँ पर भी 2,
तो 1 एंड 2, यहाँ पर भी n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हैविंग ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मोर देन 3। ठीक है, द सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो किसमें किसमें आएगा, जिसमें 3 से ज्यादा हो। एक तो म्यू ग्रेटर देन 3, एक तो इस केस में होगा बिकॉज रूट में 3 × 3 + 2 आएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हो जाएगा, इसमें भी जो है ना म्यू आपका 3 से ज्यादा आएगा, और इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, वो तो 2 में है। ठीक है ना, एक तो इसमें है और एक यहाँ पर इसमें है। ठीक है, इस वाले केस में। अब इन दोनों में एक मार्क कर देता हूं तो दिखेगा आपको। अब इन दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको उसका समेशन बताना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, कितने हो गए 7। सब यहाँ पर आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है पर थोड़ा सा लेंदी है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि MX is a sparingly soluble salt that follows the given solubility equilibrium at 298 Kelvin। ठीक है, तो ये दे रखा है। if the standard reduction potential for, वो भी आपको दे रखा है यहाँ पर, the value of the standard reduction potential for the metal insoluble salt। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल से लिया गया है। ठीक है, मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। सीधा फॉर्मूला लगाए यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है E नॉट, बिकॉज आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन निकालना है। तो E नॉट, तो ये हो जाएगा x माइनस और ये mx, और लास्ट में मेटल इज इक्वल टू E नॉट m+1 से m प्लस 0.0591 अपॉन n log base 10 KSP। ठीक है, मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है, सीधा हम लोग निकालते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमें तो ये चाहिए, तो E नॉट x माइनस और mx और m, या थोड़ा सा इसको यहाँ लिखता हूं, तो सबसे पहले E नॉट x माइनस, इसके बाद mx m प्लस, एक मिनट, m इज इक्वल टू E नॉट m प्लस से m दे रखा है यहाँ पर 0.79 प्लस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू दिख ही रहा है साफ साफ, एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर। तो 1 log base 10 KSP दिया है आपको 10 की पावर -10, ये 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो सॉल्व करने पर जो है ये आएगा E नॉट x माइनस mx m, तो ये हो जाएगा 0.79 और ये -10 बाहर आ जाएगा और log 10 वो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 10 इंटू 0.0591। ठीक है,
तो एडिशन इसको मैं सॉल्व करूंगा फाइनली, है ना। तो सॉल्व करने पर और इसका जो नियरेस्ट इंटीजर जो आएगा, और बाद में हम इसको मेगा वोल्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। हालांकि ये तो पहले वोल्ट में आएगा, फिर बाद में आप इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आएगा वहां पर वो आ जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, तो ये पेपर पूरा डिस्कस हो चुका है, तो थैंक यू।